हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का नवा मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। चैनल विजिट करोगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लो, आंसर नोट डाउन करते जाना और लास्ट में आपका जो भी स्कोर हो वो ज़रूर कॉमेंट करना। और देखो, एग्ज़ाम अभी डाउटफुल कंडीशन में है क्योंकि अब 4-5 दिन बचे हैं, तो एडमिट कार्ड वगैरह आ जाने चाहिए थे पर अभी तक नहीं आए हैं। देखते हैं इवनिंग तक या शाम तक, कल सुबह तक आ जाए तो, या फिर एग्ज़ाम डेट आगे भी बढ़ सकती है। आप अपनी तैयारी करते रहो क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। व्यापम भी पहले ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है ना। अगर इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिए तो फिर एग्ज़ाम होगी, तो तैयारी को मत रोको। हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया है? केरल ने किया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार ने सभी अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक ने किया है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। साथ ही असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नीति आयोग ने यूथ को लैब पहल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ शुरू की है? विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, यूएनईपी या फिर आईएमएफ। नीति आयोग ने किस संस्थान या किस संगठन के साथ मिलकर यूथ को लैब पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर ये पहल शुरू की है। अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूएसए के न्यूयॉर्क में। किस कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कोल इंडिया लिमिटेड को या फिर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोल इंडिया लिमिटेड को। अप्रैल 2025 में भारत एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई एपीएमयू लॉन्च करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? 15वां, 16वां, 17वां या फिर 18वां। तो 2025 में भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान गुजरात में स्थित है और अपने डॉकयार्ड गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा, लोथल, बनावली या फिर रोपड़। तो बहुत ही इजी है, ऑप्शन बी लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ा गया था? बैरम खान, राजा मानसिंह, शाइस्ता खान या फिर अदम खान। अकबर ने किसको लड़ने के लिए भेजा था? अकबर की मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी, राजा मानसिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। बैरम खान के नेतृत्व में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती या फिर केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। साथ ही राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और इन्होंने 1828 में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रयासों से ही भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित बैन किया गया और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया? तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया और
56 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इनकी फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से ही जुड़े हुए थे और ब्रह्म समाज बाद में 2 भागों में बंट गया था। और बंगाल के बाहर ब्रह्म समाज को किसने फैलाया? केशव चंद्र सेन ने। मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस किस स्थान पर स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, देवास में या जबलपुर में? कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में। मतलब नोट कहाँ पर छपते हैं? देवास में। लेकिन जिस पर नोट छपते हैं तो नोट छपने वाला कागज कहाँ बनता है? नर्मदापुरम, होशंगाबाद में। भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में किसको जाना जाता है? भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर विश्व बैंक? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतिम ऋणदाता कौन है? ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। 1934 में एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट। उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी जरूरी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए ऑप्शन बी 21 वर्ष की आयु आवश्यक होती है। 25 वर्ष कहाँ चाहिए? लोकसभा में, 30 वर्ष राज्यसभा में और 35 वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1990, 1992, 1994, 1996? मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1994 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य नहीं है? जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में, कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। इनमें से कौन सा नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना और संविधान का पालन करना। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हमें अपनी ड्यूटी मान के वोट ज़रूर देना चाहिए। लेकिन वोट परसेंट बहुत ही कम होता है, वरना बाद में हम लोग कंप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, ये नेता ऐसा है, वो नेता वैसा है। तो आपके पास अधिकार था, है ना, कि आप चुन सकते थे, लेकिन आप घर बैठे रहे। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सरला ग्रेवाल, उर्मिला सिंह या फिर सरोजनी नायडू? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। और दूसरी कौन थी? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती। और मध्य प्रदेश की महिला मुख्य सचिव कौन रह चुकी है? निर्मला बुच। सरोजनी नायडू कौन थी? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्लेटिनम, हीरा, क्वार्ट्ज, लोहा? तो ऑप्शन बी हीरा, डायमंड इसका सही आंसर हो जाएगा। मीना माता रोग एक तंत्रिका संबंधी सिंड्रोम है जो किस धातु के गंभीर विषाक्तता के कारण होता है? सीसा, कैडमियम, पारा या फिर आर्सेनिक? मीना माता रोग किससे होता है?
तो ऑप्शन सी मर्क्यूरी, पारा इसका सही आंसर हो जाएगा। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई। आर्सेनिक से कौन सा होता है? ब्लैक फुट। पेंसिल की लीड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चारकोल, ग्रेफाइट, कोक या फिर कार्बन ब्लैक, ब्लैक कार्बन। तो ऑप्शन बी ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पेंसिल की लीड होती है, ऊपर की जो नुक होती है पेंसिल की, वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट की। भारत में आपूर्ति की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा जो एसी है, अल्टरनेटिव करंट, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या फिर 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। तो ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में आपूर्ति की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? साइट्रिक अम्ल, मेथेनॉइक या फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेथेनॉइक या फिर फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में। इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी मुख्य रूप से किस प्रकार के कैंसर से जुड़ा है? रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर या फिर बोन कैंसर, हड्डियों का कैंसर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ऑप्शन बी सर्विकल कैंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, जो वजाइना की एंडिंग होती है उसको सर्विक्स कहा जाता है। बायोगैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो ऑप्शन बी मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। बायोगैस में 50 से 70% तक मीथेन होती है। मानव आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? कॉर्निया, पुतली, परितारिका, आइरिस या फिर रेटिना। तो ऑप्शन सी आइरिस, परितारिका इसका सही आंसर हो जाएगा। आइरिस क्या करता है? हमारे आंखों की जो पुतली होती है, प्यूपिल होती है, इसको एडजस्ट करता है कि कितनी लाइट आँख के अंदर जानी है। जब भी हम सोकर उठते हैं, अंधेरे से बाहर आते हैं, एकदम उजाले में जाते हैं, तो हमारी आंखें एकदम छोटी छोटी हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इसी वजह से कि ज़्यादा प्रकाश आँख में ना जा पाए, तो ये आइरिस कंट्रोल करता है। नमी और हवा के साथ अभिक्रिया को रोकने के लिए किस धातु को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर एल्यूमिनियम को। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील या रिएक्टिव धातु कौन सी है? उससे कम, उससे कम। तो पोटेशियम और सोडियम जो होती है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है, तो इसलिए इनको केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ताकि ये रिएक्ट ना कर पाए। एक स्वस्थ मानव वयस्क में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की सामान्य सीमा क्या होती है? 100/70 mmHg, 90/60 mmHg, 140/90 mmHg या फिर 120/80 mmHg। तो ऑप्शन सी डी है ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 डायस्टोलिक। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल, कैंडेला, डायोप्टर या फिर वॉट। ये जो चश्मा लगाते हैं इसमें लेंस होते हैं, तो यही बोलते हैं ना कि कितने पावर का चश्मा है, तो इसका मात्रक, इसकी यूनिट बतानी है क्या होती है? तो ऑप्शन सी डायोप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी पावर उतना कम होगा, फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतना बढ़ेगा। कभी न्यूमेरिकल आ जाए तो फॉर्मूला याद रखना। किस वैज्ञानिक ने जड़त्व के नियम की खोज की थी? आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर माइकल फेराडे। तो ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली इसका सही आंसर हो जाएगा।
आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, लेकिन जड़त्व इनर्शिया का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? गैलीलियो गैलीली ने। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है? तरल सोडियम, भारी जल, कैडमियम या फिर ग्रेफाइट? ऑप्शन बी भारी जल इसका सही आंसर हो जाएगा, हैवी वाटर। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ या फिर हाइड्रोमीटर? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। अब जल्दी से कमेंट में बताओ बैरोमीटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? कल के ही वीडियो में मैंने बताया था, तो आपने अगर वो कल वाला टेस्ट देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा, यकृत, अग्नाशय या फिर अस्थि मज्जा? तो ऑप्शन ए प्लीहा स्प्लीन इसका सही आंसर हो जाएगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मैरो अस्थि मज्जा में। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा स्प्लीन को। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी प्लस बाह्यस्रावी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें आशीर्वाद कौन सा वाला सही है चारों में से? कैसे लिखते हैं आशीर्वाद को? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, इसी तरह से लिखते हैं। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? न प्लस अक, न प्लस अक, ना प्लस यक या फिर नी प्लस अक? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, न अक, नायक। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें अयादी संधि है। तरणी और तरणि शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? सूर्य और नाव, नाव और सूर्य, युवती और नदी, सूर्य और युवती। इस तरणी का मतलब क्या होता है? जिसमें छोटी की मात्रा आती है नाव में, और इस तरणी का मतलब क्या होता है? जिस नाव में बड़ी की मात्रा आती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरणी का मतलब सूर्य होता है और बड़ी की मात्रा वाली तरणी का मतलब नाव होता है। श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तालु, ओष्ठ या फिर कंठ? तो ऑप्शन बी तालु इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि श वर्ण का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है हमारी टंग वो तालु जो तलवे को स्पर्श करती है, इसलिए। ये पूरा मैंने स्वर बहुत अच्छे से पढ़ाए थे सारे, आप जाओगे तो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि? तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत। ठीक है, सु प्लस आगत। और इसमें कौन सी संधि है? पहले वर्ण के अंत में उ आता है, बाद में कोई भिन्न स्वर आता है, तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसमें यण संधि होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर आपको डायरेक्ट अगर ट्रिक से करना हो तो जिसमें आधा आता है ना, आधा वर्ण, तो वहाँ पर यण संधि होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? हाथ में कंगन पहनना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सुंदर व्यक्ति को श्रृंगार की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल अनपढ़ होना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर अव्ययीभाव समास? तो पीताम्बर मतलब क्या होता है? पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर पीताम्बर में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान है, तो ऐसे में कौन सा समास होता है? ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, जहां पर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्र, प्रत्यु, प्रति या फिर प्रतु? तो ऑप्शन सी प्रति इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रति प्लस उपकार होता है तो प्रति उपसर्ग है इसमें। अधम का विलोम शब्द क्या है? अधर, उत्तम, धर्म या फिर नीच?
तो अधम मतलब क्या होता है? नीच या फिर गिरा हुआ। इसका अपोजिट पूछा है तो उत्तम हो जाएगा। उत्तम मतलब श्रेष्ठ। उन्मुख का सही विलोम शब्द क्या है? प्रमुख, विमुख, सन्मुख या फिर अधोमुख। तो उन्मुख का विलोम क्या होता है? ऑप्शन बी विमुख। अरण्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। कानन, अमीय, वारी या फिर शस्य। तो अरण्य मतलब जंगल और ऑप्शन ए कानन मतलब भी जंगल, वन होता है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक, अनल, अनिल या फिर हुताशन। तो कल भी मैंने आपको ये डाउट क्लियर किया था, तो ऑप्शन सी अनिल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनिल मतलब वायु। पवन का पर्यायवाची होता है। अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है। पावक भी होता है, हुताशन भी होता है। हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कर, हस्त, पाणी या फिर कटी। तो कर भी हाथ को बोलते हैं, है ना। कर कमलों से उद्घाटन करना है, मतलब हाथों से। हस्त भी हाथ को बोलते हैं, पाणी भी हाथों को बोलते हैं, क्योंकि आप बोलते हो ना वीणा पाणी, मतलब वीणा है हाथों में जिसके, मतलब कौन? सरस्वती माता। तो कटी मतलब कमर होता है, जो कि हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधेर नगरी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जहां पर अंधेरा हो, अन्याय की जगह, सुनसान जगह या फिर जहां रोशनी न हो। तो आप पढ़ते हो ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना, जहाँ का राजा बिल्कुल चौपट है और वहां पर अन्याय होता है। तो ऑप्शन बी अन्याय की जगह। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सीता ने गीत गाई, सीता ने गीत गाया, सीता गीत गाया, सीता ने गीत गाए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीता ने गीत गाया। वर्तमान विंडो या वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F2, F11, F7 या फिर F5। तो ऑप्शन डी F5 इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान विंडो या वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज किया जाता है। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहा जाता है? कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन या फिर लॉगिंग इन। तो आपको पता होगा, आप जब भी वाईफाई का पासवर्ड डालते हो तो उसमें ऑथेंटिकेशन बताता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन। निम्नलिखित में से कौन से एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? पाइथन, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा या फिर बाइनरी कोड। तो मशीनी लैंग्वेज, असेंबली, बाइनरी कोड, 0 1 ये सब तो कंप्यूटर समझता है, तो मशीनी लैंग्वेजेस है। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? @ हैशटैग, इक्वल का साइन या फिर % का साइन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बराबर का यूज करते हैं और फिर फॉर्मूला लिखते हैं। कोई प्लस करना है, रेंज लिख देते हैं A1 से, है ना, रो कॉलम को मिला के सेल बनता है। कहाँ तक का हमको प्लस करना है तो वो सब आ जाता है आगे। किसी कॉपी किए गए टेक्स्ट या फाइल को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+P, Ctrl+C, Ctrl+V या फिर Ctrl+S। तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज होता है, ना कि Ctrl+P का। Ctrl+C मतलब कॉपी, Ctrl+S मतलब सेव। एक वेब पेज किस भाषा का उपयोग करके लिखा जाता है? HTML, HTTP, FTP या फिर URL। तो ऑप्शन ए HTML इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज किस में काम आती है? वेब पेज डिजाइनिंग में। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल के संदर्भ में स्पैम क्या होता है? इम्पॉर्टेंट ईमेल होता है, अनसॉलिसिटेड या जंक ईमेल होता है, डिलीटेड ईमेल होता है या फिर ड्राफ्ट ईमेल होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनसॉलिसिटेड जंक ईमेल। अवांछित या जंक ईमेल होता है।
MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+C, Ctrl+E, Ctrl+L, Ctrl+R। तो सेंटर में अलाइन करना है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ctrl+E। Ctrl+C मतलब कॉपी, Ctrl+L मतलब लेफ्ट अलाइन और Ctrl+R मतलब राइट अलाइन, और सेंटर में Ctrl+E। जब कोई प्रोग्राम कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिसकी अनुमति नहीं है तो कौन सी एरर होती है? लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर या फिर कंपाइलेशन एरर? जब कोई प्रोग्राम कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिसकी परमिशन नहीं है, जिसको अलाउ नहीं किया गया है, तो कौन सी एरर हो जाएगी? तो ऑप्शन सी रन टाइम एरर इसका सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Shift+F11, Alt+F11, Ctrl+F11 या फिर Shift+F10? तो यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, एलिमिनेट करते हैं ना जब हमको नहीं आता है, तो यहाँ पर तीनों में क्या है? 11 11 11 है, ये F10 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इन तीनों में से कुछ आंसर होगा, तो अब 75% चांस हो गए आंसर सही होने के, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Shift+11, Shift+F11। निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है? CD रोम, DVD, ब्लूरे डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क? तो ऑप्शन सी ब्लूरे डिस्क इसका सही आंसर हो जाएगा। वेब पेज ब्राउज करने और प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, FTP सर्वर या फिर URL? तो वेब पेज को ब्राउज करने के लिए ब्राउज़र चाहिए होगा और ब्राउज़र के अंदर सर्च इंजन होता है, तो वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र होना चाहिए। बाकी एक बार क्रॉस चेक करना, इसको सर्च इंजन भी हो सकता है। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर? अच्छा, ये दोनों सेम ही हो गए। मॉनिटर डिवाइस मेमोरी या फिर मोबाइल डेटा एम्यूलेटर? तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये क्या काम करता है मॉडेम? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण है? वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी मालवेयर के एग्जाम्पल है। और मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करना है। 7 संबंधित है 50 से, तो 11 किससे संबंधित होगा? तो 7 से 50 कैसे आया? वैसे ही 11 से वो आ जाएगा, तो आप भी सॉल्व करो। आंसर क्या होगा? 120, 122, 121 या फिर 110? तो 7 का स्क्वायर करेंगे और +1 करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 + 1 50, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121 + 1 122, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। पत्ती, फल, तना, जड़ और फूल। अरेंज कर लो। तो देखो, सबसे पहले तो जड़ आएगा, तो 4 सबसे पहले आ गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद स्टेम, तना आएगा 3, तो सेकंड वाला भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद एक या दो में से क्या आएगा? पत्ती या फूल, तो पत्ती आएगी पहले, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लो एक बार। 4th पे क्या है? जड़, फिर तना, फिर पत्ती, फिर फूल और फिर फल। हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ मल्टीप्लाई और डी का अर्थ डिवाइड है, तो 20D 4A 8C 2B 6 का मान क्या होगा? तो सॉल्व कर लो। देखो, 20 है, डी मतलब डिवाइड, 4A मतलब एडिशन, फिर 8C मतलब मल्टीप्लाई, 2B मतलब -6। इस बोर्ड मास तो आपको आता होगा,
चारों पंचे 20 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 10 और 5 15। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों की एक पंक्ति में रवि बाएं से 9वें और दाएं से 12वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 21, 20, 19 या फिर 22? तो देखो, रवि लेफ्ट से कौन सी 9th पोजीशन पर है और राइट से इसकी पोजीशन क्या है? 12। तो दोनों को प्लस करके एक माइनस कर देना, क्योंकि 12 और 9 पोजीशन पर तो एक ही है ना, रवि। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21, और 21 में से एक माइनस करेंगे तो 20। तो टोटल कितने छात्र हैं? 20। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। कलम, स्याही, पेंसिल, लेड, ब्रश, पेंट, कागज, नोटबुक। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेपर, नोटबुक, कागज, नोटबुक, क्योंकि ये सब तो लिखने के काम आता है। कलम, स्याही, पेंसिल, लेड, है ना, ब्रश, पेंट भी कुछ ना कुछ बनाने के काम आ रहा है, और जिस पर बनाते हैं वो होता है कागज और नोटबुक। एक निश्चित कूट में रेन को ये लिखा जाता है, मोर को ये लिखा जाता है, उस कूट में रिमेन को क्या लिखा जाएगा? तो देखो, आर को क्या लिख रहे हैं? 8, तो 8 आ जाएगा। फिर ई को क्या लिख रहे हैं? @ तो 8 सब में है। और फिर एम को क्या लिख रहे हैं? 7, 8 @ 7, पहला या ये वाला हो जाएगा। फिर ए को क्या लिख रहे हैं? $। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन क्या है? कुछ डॉक्टर वकील है, सभी वकील इंजीनियर है। निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है? कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है। सिर्फ एक फॉलो करता है, सिर्फ 2 फॉलो करता है, दोनों फॉलो करते हैं, या दोनों ही फॉलो नहीं करते हैं। तो बना लो, सम डॉक्टर्स आर लॉयर्स, ऑल लॉयर्स आर इंजीनियर्स। जितने भी लॉयर्स हैं वो क्या है? सारे इंजीनियर्स हैं। और कंक्लूजन क्या है? सम इंजीनियर आर डॉक्टर, सम इंजीनियर आर डॉक्टर सही है बिल्कुल। नो इंजीनियर इज अ डॉक्टर, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक फॉलो करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख एशिया, भारत, मध्य प्रदेश के बीच सही संबंध को दर्शाता है? 3 अलग अलग व्रत, एक बड़े व्रत के अंदर 2 प्रतिच्छेदी व्रत, 3 संकेंद्रित व्रत, या फिर एक बड़े व्रत के अंदर 2 अलग व्रत। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले एशिया आएगा, फिर एशिया के अंदर ही भारत है, और भारत के अंदर मध्य प्रदेश। यदि एम जेड की बहन है, जेड पी की पत्नी है, पी ए का पुत्र है, तो ए का जेड से क्या संबंध है? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर, या फिर इधर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, कुछ भी हो सकता है। तो एम जो है वो बहन है जेड की, जेड पत्नी है पी की, पी ए का पुत्र है, ए का जेड से क्या संबंध है? तो ए सास ससुर कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 12, 21, 23, 32, 34। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 43, 41, 45 या फिर 39। तो इंक्रीज हो रहा है, कुछ प्लस मल्टीप्लाई करके देखो। 3 माइनस किया, 44, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, बस इन्होंने पलट दिया है। जैसे 12 है फिर 21 है, मतलब ये 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। ऑडोमीटर जैसे डिस्टेंस मापता है, वैसे ही कंपास क्या मापता है? गति, हाइकिंग, दिशा, या फिर सुई। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंपास क्या बताता है? दिशा। अंग्रेजी शब्दकोश इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? मैनेज, मैनर, मैनुअल, या फिर मेंटल।
जमा के देखो तो देखो मैन 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 तीनों में एम एन तो है। अब ए पहले आता है, एन पहले आता है, यू पहले आता है या टी पहले आता है। तो ए सबसे पहले आता है तो ये सबसे पहले नंबर पर आएगा। फिर एन आता है तो ये दूसरे नंबर पर। फिर टी आता है तो ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर ऑप्शन डी आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो इसी तरह पश्चिम क्या बन जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 डायरेक्शन होती है और 4 ये 8, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, दक्षिण पूर्व। ये जो दक्षिण पूर्व है ये उत्तर बन जाता है तो ये नॉर्थ बन गया। उत्तर पूर्व ये वाला क्या बन जाएगा, पश्चिम, मतलब कि वेस्ट। तो पश्चिम ये वाला क्या बन जाएगा, तो ये नॉर्थ के सामने साउथ, ये वेस्ट के सामने ईस्ट, तो साउथ ईस्ट है ना, दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि ए बी के दक्षिण में है, सी बी के पूर्व में है, तो सी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या फिर दक्षिण पश्चिम में। तो ए बी के दक्षिण में है तो ये बी है और इसके दक्षिण में ए है। सी बी के पूर्व में है तो बी के पूर्व में सी। तो सी के सापेक्ष ए कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट में। 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। सी ए और ई के बीच में है, एफ और जी अंतिम छोर पर है, डी जी के ठीक बाई ओर है, बी एफ के ठीक दाई ओर है। तो बीच में कौन खड़ा है। तो देखो सी ए और ई के बीच में है, एफ और जी लास्ट पे है। अब कौन से कॉर्नर पर है नहीं पता है। डी जी के ठीक बाई ओर है। तो जी अगर कॉर्नर पर है तो राइट कॉर्नर पर होगा, तभी उसके लेफ्ट साइड कोई हो सकता है। तो जी यहाँ पर है तो ये डी और ये जी, और बी एफ के ठीक दाई ओर है तो यहाँ पर एफ आएगा और ये बी। तो ये ऐसे बनेगा ये। तो बीच में कौन है, सी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी बीच में है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेंस एन एरर। जिसमें एरर है वो पार्ट को बताना है, या फिर अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वॉज प्रेजेंट एट द एनुअल फंक्शन येस्टरडे। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स में एरर है, वॉज प्रेजेंट में एरर है, एट द एनुअल फंक्शन में एरर है, या फिर कोई एरर नहीं है। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर या आइदर और के साथ जुड़ते हैं तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स। तो टीचर्स है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वॉज सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होगी, वर का यूज होगा। तो वॉज प्रेजेंट में एरर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द ऑफिसर वॉज नॉट सेटिस्फाइड डैश द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द क्लर्क। एट, फॉर, विथ या फिर बाय, कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी इसमें। द ऑफिसर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द क्लर्क। तो ऑप्शन सी विथ इसका सही आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। द अथॉरिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड पैकेट्स टू द फ्लड विक्टिम्स। तो इसका पैसिव क्या होगा, फूड पैकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फ्लड विक्टिम्स बाय द अथॉरिटीज। फूड पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फ्लड विक्टिम्स बाय द अथॉरिटीज। फूड पैकेट्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फ्लड विक्टिम्स बाय द अथॉरिटीज, या फिर फूड पैकेट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फ्लड विक्टिम्स बाय द अथॉरिटीज। तो आपको पता होगा कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय लग जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फूड पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फ्लड विक्टिम्स बाय द अथॉरिटीज। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एडवर्सिटी। मतलब एडवर्सिटी का आपको सिनोनियम बताना है। प्रॉस्पेरिटी, मिसफॉर्च्यून, कैपेसिटी या फिर क्यूरियोसिटी।
तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट या फिर अनप्लीजेंट सिचुएशन, है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिसफॉर्च्यून। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, वो पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है उसको क्या कहेंगे, लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, फिलेंथ्रोपिस्ट या फिर ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस उसको क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ही आस्क्ड मी वेयर आई एम गोइंग। ही आस्क्ड मी वेयर वॉज आई गोइंग। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, और ही टोल्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर वॉज आई गोइंग। ये पूरा मैंने जब टेंस पढ़ाया था उसमें अच्छे से पढ़ाया था कि इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH आता है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो कंफ्यूज मत होना, जैसे कि यू क्या है, एक वॉवेल है, ठीक है, और वॉवेल्स के साथ हमको क्या पता है कि एन का यूज़ होता है, लेकिन वॉवेल के साउंड के साथ यूज़ होता है। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, यूज़फुल। यूज़फुल में क्या आ रहा है, य आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम। ये जो मुहावरा दिया है इसका मतलब बताना है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू प्लांट अ न्यू ट्री, टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, टू रीड अ बुक केयरफुली या फिर टू हाइड द ट्रुथ। तो इसका मतलब हो जाएगा टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो आपसे कैसे बिहेव करेगा इन अ बेटर और मोर रिस्पॉन्सिबल वे। आइडेंटिफाई इफ द अंडरलाइन पार्ट, अच्छा इसमें है, नीड्स इम्प्रूवमेंट, इफ नॉट चूज नो इम्प्रूवमेंट। ही इज सीनियर देन मी इन द ऑफिस। तो सीनियर देन पर ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसको क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो सीनियर टू होगा, सीनियर फ्रॉम होगा, मोर सीनियर देन होगा, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो, होता क्या है, जब भी कोई एडजेक्टिव है वो IOR के साथ एंड होता है, सीनियर हो, जूनियर हो, इन्फीरियर हो, तो एडजेक्टिव किसके साथ एंड हो रहा है, IOR के साथ। तो उसके साथ टू का यूज़ होता है, देन का यूज़ नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सीनियर टू। ही इज सीनियर टू मी इन द ऑफिस। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पर, द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोज डैश नॉट गुड, आर, वर, इज या फिर हैव बिन। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी, इज। द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोज इज नॉट गुड। अब आप बोलोगे कि मैंगोज है तो फिर आर आना चाहिए था, नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द क्वालिटी, मैंगोज सब्जेक्ट नहीं है, द क्वालिटी सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी, इसलिए इज का यूज होगा। टेंस वाले वीडियो में सब पढ़ाया था। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आई सॉ अ वाउंडेड टाइगर वाइल इन द फॉरेस्ट वॉकिंग। क्या आएगा, चारों में से अरेंज करो। तो आई सॉ अ वाउंडेड टाइगर, मतलब P, आई सॉ अ वाउंडेड टाइगर वाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। PQSR, PQSR, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। Scarcely had he reached the station dash the train started, then, when या फिर that। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। Scarcely had he reached the station when the train started। Scarcely, hardly, इनके साथ क्या यूज होता है, when का,
और नो सूनर के साथ किसका यूज़ होता है, देन का यूज़ होता है। कल नो सूनर आया था ना, इसलिए उसमें व्हेन लगा था, इसलिए उसमें एरर थी। तो नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है, स्कार्सली, हार्डली इनके साथ व्हेन का यूज़ होता है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, किस में एरर है वो बताना है। आई हैव बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 5 years। आई हैव बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 5 years, किस में है एरर, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें सिंस 4 का यूज़ होता है। अब सिंस का यूज़ कहाँ पर होता है, बिल्कुल फिक्स टाइम के साथ सिंस का यूज़ होता है। जैसे कि सिंस 1928 कोई ईयर दिया हुआ है, कोई डेट दिया हुआ है, बिल्कुल फिक्स टाइम है तो सिंस का यूज़ होता है। और 4 का यूज़ किसके साथ होता है, फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, 5 years, कौन से 5 साल, फिक्स टाइम नहीं है इसलिए सिंस का यूज़ नहीं होगा, 4 का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर एरर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इन चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है वो आपको बताना है। वैक्यूम, एकोमोडेट, सेपरेट या फिर सिमेट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिमेट्री। सिमेट्री की स्पेलिंग गलत है। सिमेट्री की सही स्पेलिंग क्या होती है, CEMET के बाद ए नहीं ई आता है, तो CEMETERY सिमेट्री की सही स्पेलिंग होती है। अब आपको लगेगा कि वैक्यूम की स्पेलिंग तो गलत है, आपके अकॉर्डिंग वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है, VACCUM, वैक्यूम। बचपन से यही लिखते पढ़ते आए हैं हम, लेकिन वैक्यूम की ये स्पेलिंग गलत होती है। वैक्यूम की सही स्पेलिंग यही होती है जिसमें डबल यू आता है, सी सिंगल आता है, एक ही बार आता है। ठीक है, आपसे याद कर लेना वैक्यूम की सही स्पेलिंग। यदि A+B का 20% बराबर है A-B के 50% के, तो A/B क्या होगा, 3:7, 7:3, 5:2 या फिर 2:5। तो 20% A+B का बराबर है 50% A-B के। तो ये 100 से 100 तो कट गया, ये 0 से 0 भी कैंसिल हो गया। अब ये 2A और 2B हो जाएगा, ये 5 का गुणा दोनों में होगा तो 5A - 5B, तो 2A माइनस प्लस आएगा 2B बराबर 5A - 5B। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखो 2B और ये 5B माइनस का इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 7B, और ये 2A इधर आएगा तो 5A में से माइनस हो जाएगा तो 3A हो जाएगा, तो 7B बराबर 3A। अब ये 3 इसके साथ है तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा और ये 20 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में 920 रुपये, 4 वर्षों में 980 रुपये हो जाती है, तो उसका मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट हमको बताना है। 700 रुपये, 740 रुपये, 760 रुपये या 800 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 4 में से 3 वर्षों का माइनस कर दो, 980 में से 920 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 1 वर्ष का तो कितना आ गया 60, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 3 गुणा 60 मतलब 180 रुपये, कितना हो गया 180 रुपये। अब इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो पूरा अमाउंट है उसमें से जितना इंटरेस्ट है उसको माइनस कर दो। अमाउंट क्या है 3 साल का 920 और 3 साल का ब्याज कितना है 180, तो 920 में से 180 को माइनस करो, कितना आएगा 740, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 200 मीटर की दूरी से देखा। ठीक है, ये चोर है, ये पुलिस है, दोनों के बीच की अभी डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी भी उसका पीछा करता है। ये चोर भाग रहा है और ये पुलिस उसका पीछा कर रही है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। चोर की गति क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, 150 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर या फिर 100 मीटर। सॉल्व करो जल्दी से। चलो मैं सॉल्व करके बताती हूँ।
देखो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 11 माइनस 10। पुलिस की कितनी थी, 11, और चोर की कितनी थी, 10, तो 1 हो जाएगी। अब ये 1 किस में आया है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको हमको मीटर प्रति मिनट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये 6 मिनट दिया हुआ है। तो इस 1 को अगर हम चेंज करेंगे तो 1000 मीटर बटा मिनट कितने होते हैं, 60, और इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 0 से 0, तो 100 बटा 6 रहने दो, मत काटो इसको पॉइंट में। तो ये कितना हो गया, 100 बटा 6 मीटर प्रति मिनट। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो स्पीड कितनी है, अभी हमने निकाली 100 बटा 6, और टाइम कितना है, 6 मिनट। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो कितना आया, 100 मीटर। अब पहले उनके बीच की दूरी कितनी थी, 200, उसमें से 100 दौड़ लिए तो इसको माइनस कर दो तो कितनी बची, 200 में से 100 गया तो 100 मीटर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 100 मीटर। 16,400 रुपये की राशि उधार ली गई है जिसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 समान वार्षिक किश्तों में वापस किया जाना है। प्रत्येक किश्त का मूल्य ज्ञात करना है, 8,100, 8,420, 8,820 या फिर 9,000। सॉल्व कीजिए। चलो इसको सॉल्व करवा देती हूँ मैं। प्रत्येक किश्त को क्या मान लेते हैं, x, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू 1, मतलब x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 1, जो कि पहले साल के लिए है, प्लस x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2, मतलब दूसरे साल के लिए। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो p की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 16,400 है, x रखेंगे 1 प्लस r कितना है, 5%, ये 100 रहेगा, प्लस x अपॉन 1 प्लस 5/100 की पावर 2, दूसरे साल के लिए। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। इसको ऊपर ले जाएंगे, 16,400, ये कितना हो जाएगा, 20x अपॉन में 21, ठीक है, प्लस ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 400x अपॉन में 441, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 16,400 एलसीएम कितना आ जाएगा, 441, मल्टीप्लाई करेंगे तो 420x प्लस, और इसको गुणा करेंगे तो 400x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16,400 गुणा 441 और 420 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 820 इज इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 0। अब 41 से 820, 41, 4 दूना 8, 20 का गुणा करेंगे, 0, तो 41 से डायरेक्ट 20 टाइम कट जाएगा ये, और 20 और 441 का गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0, 8,820 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, 8,820, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 8,820। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करने पर उन्हें 1,350 रुपये की राशि मिलती है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, 300 रुपये, 450, 600 रुपये या फिर 525 रुपये। तो ए, बी और सी तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6, 1/8 और 1/12, ठीक है। और
इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 6, 8 और 12 का 24। ठीक है, तो 6 चौक 24 इसका रेशो हो जाएगा ए का। 8 का रेशो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24 और 12 दूना 24। ठीक है, और तीनों कितना हो गया टोटल, 4, 5, 7, 8, 9, 9 टोटल हो गया। तो बी का हिस्सा 3 था और टोटल 9 है। और कितने पैसे मिले थे तीनों को, 1350 रुपये। तो 1350 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का शेयर आ जाएगा। डिवाइड करो उसको, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तीनों पंचे 15, 0। तो बी का शेयर क्या है, 450। ऐसे ही किसी का भी शेयर पूछे तो यहाँ पर उसका रेशो आ जाएगा 3 की जगह उसका जो हिस्सा था, ये ए का, ये बी का, ये सी का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 450 रुपये। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस कितना दिया है, 88 बराबर 2 गुना पाई मतलब 22/7 गुना आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर मल्टीप्लाई 7 और ये दोनों ऊपर है तो नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। 22 चौक 88, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो रेडियस कितनी आ गई, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। अब हमको क्या याद करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 14। 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 में इस 14 का गुणा कर देंगे, क्या आएगा, 4 चौक 16। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 616। पूरा गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 4 चौक 16 तो लास्ट डिजिट 6 आ रहा है तो 6 इसी में है सिर्फ, बाकी आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैलिड वोट्स का 55% प्राप्त हुआ, 20% जो मत थे वो अवैध थे, इनवैलिड थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, 2700, 2900, 3000 या फिर 3100। क्या आंसर होगा इसका, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, टोटल वोट कितने थे, 7500, जिसमें से 20% तो इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने हो गए, 80%। तो 7500 का 80% निकाल के हम वैलिड वोट का नंबर निकाल लेंगे कि वैलिड कितने थे, 7500 में से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 जीरो 60, 6000 वोट वैलिड थे। अब 6000 का 55% तो एक को मिल गया, तो बाकी के लिए कितना बचा, 45%। तो 6000 का 45% निकाल लेंगे, 6000 का 45% जो कि दूसरे को मिला होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो लग गया, 30 जीरो 3, 27। तो 2700 वोट मिले हैं दूसरे को, है ना। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी है, 2700। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए, उसने इसे 1800 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, 10%, 20%, 25% या फिर 15%। तो हिंदी में तो टाइप ही नहीं हुआ। शॉपकीपर ब्रॉट अ साइकिल फॉर 1200, 1200 रुपये में खरीदी और उसने 300 रुपये और उस पर खर्च किया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1200 प्लस 300 उसका 1500 हो गया। अब बेचा कितने में, 1800 में, तो एसपी कितना हो गया उसका, 1800। प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, 300 रुपये का, कितने पर हुआ, 1500 पर सीपी और मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तीनों पंजे 15, 5 दूना 10, जीरो, तो 20%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? अच्छा, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ना, यहाँ से लिखा है क्वेश्चन। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म कितना है? 160 मीटर। दोनों को प्लस करेंगे तो 400 टोटल डिस्टेंस हो जाएगी और टाइम कितना है? 20 सेकेंड। डिवाइड करेंगे तो 20। अब 20 किस में आया है? मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए इसको 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 चौक 20, 18 चौक 72। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े? 25% की, 20% की, 15% की या फिर 10% की? तो बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है इसका। रिडक्शन परसेंट अगर आपको निकालना है तो R अपॉन में 100 प्लस R और मल्टीप्लाई 100। R क्या है? 25%, तो 25 और 100 प्लस R मतलब 25, तो 125 मल्टीप्लाई 100। 25 पंजे 125, 5 दूना 10 और 0 20%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? 1/40, 8/75, 75/8 या फिर 1/375। दो संख्याओं का योग, मान लो x प्लस वाई कितना है? 40 है। उनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई कितना है? 375 है। अब उनके व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 40 और एक्स वाई की क्या है? 375। दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5 8 40 और 5 7 35, 5 5 25, तो 8/75। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 11:10 है। यदि वो प्रतिवर्ष 9,000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? 8,250, 7,500, 9,000 या फिर 8,000? तो देखो, इनकम कितनी है? 11x और खर्चा कितना किया है? 10x। तो सेविंग कितनी हो रही है? 1x, मतलब सिर्फ x। एक पार्ट बच रहा है। टोटल 11 इनकम है, उसमें से 10 पार्ट तो उसने खर्च कर दिए, तो एक पार्ट। अब एक पार्ट कितना बचता है? मतलब 9,000 रुपये, तो एक पार्ट 9,000 रुपये के बराबर है। तो टोटल इनकम 11 पार्ट किसके बराबर होगा? 11 इंटू 9,000, तो 99,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, अच्छा, मासिक आय बतानी है तो 99,000 तो क्या हो गई? उसकी एनुअल इनकम, वार्षिक आय हो गई। तो इसमें 12 से भाग दे देंगे तो मासिक आय आ जाएगी। ठीक है, 12 कम 12, 12 8 96, 12 दूना 24, तो 8,250। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने आपसे पूछा था पार्ट बी के लिए आपको चाहिए, तो ज़्यादा बच्चों ने यही बोला कि पार्ट ए की ही मॉक टेस्ट करवा दो आप, तो मैं यही कंटिन्यू करवा रही हूँ अब आपको। इसका पीडीएफ ज़रूर से देख लेना आप, है ना। लास्ट टाइम पे पढ़ के जाना सारे पीडीएफ्स अच्छे से, और शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि और भी जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। स्क्रीन पर देखो एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ जाकर देख सकते हो। साथ ही एमपीपीएससी की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें अभी मैंने स्ट्रैटेजी और सिलेबस वगैरह के वीडियो डाले हैं। अभी हम एमपीजी के पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे, तो उसकी प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, वो भी जाकर देख सकते हो अगर वो पढ़ना चाहते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।